Recording start. Okay, let's start today's session with section number 41. Profits chargeable to tax. First point: remission or cessation of trading liability. Suppose an allowance or deduction has been made in any assessment year, respective of loss, expenditure, trade liability incurred. Okay, if A has obtained, whether in cash or a manner whatsoever, any amount in respect of loss or expenditure, some benefit in respect of trading liability by way of remission or cessation thereof, the amount obtained by A, the value of benefit accruing to him shall be taxed as income of that previous year. It does not matter whether the business in respect of such allowance or deduction has been made is existence in the year or not. अभी बात करें, जैसे मान लो तुमने कोई एक्सपेंस या कोई मतलब कोई रेमिट मतलब कोई लाइबिलिटी थी, उसकी तुमने डिडक्शन ले ली थी अपनी, मान लो जैसे बैड डेट्स के थे, तुमने राइट ऑफ करके कर दिए थे, तुमने उसकी डिडक्शन ले ली थी अपने वो करके, या तुमने किसी को पे करने थे, तुमने उसकी मतलब एक्रू बेसिस पे मतलब किस बेसिस पे तुमने डिडक्शन ले ली, लेकिन बाद में उसे तुम्हें मान लो अमाउंट मतलब रिसीव होगी, जैसे बैड डेट से तुमने बाद में रिसीव हो गए तुम्हारे उससे, तब तुम्हें मतलब फायदा हो रहा है तुम्हारे बेनिफिट को, तुमने वहां पहले बैड डेट्स लेके डिडक्शन ले ली थी, अब वही अब तुम्हारे प्रॉफिट के अंदर वापस इनकम ऐड बैक कर दी जाएगी, जो हमने पढ़ा था ना उस वक्त की प्रोविजन अगर रिकवर हो जाता है रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, वो इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग मतलब टैक्सेबिलिटी आ जाती है कि हम जैसे सब्सिक्वेंट जैसे नीचे वाला पॉइंट भी आ जाता है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि जैसे ट्रेडिंग लायबिलिटी मान लो जैसे कोई तुमने पहले एक्सपेंडिचर क्लेम कर लिया था जिसके अकॉर्डिंग, लेकिन अब वो मान लो कोई नहीं हो पाया, मतलब कोई ऐसा रीजन था कि मान लो तुम्हें उससे अमाउंट वापस रिसीव हो रही है, उससे तुम्हारा बेनिफिट वापस मिल रहा है तुम्हें, तो जो भी तुम्हारा बेनिफिट मिल रहा होगा ना मतलब मॉनेटरी टर्म्स में, तुम्हारी वो इनकम में वापस ऐड बैक कर दिया जाएगा। अब ये बात करा सीधा सा, अब ये ध्यान रखना चाहे तुम्हारा बिजनेस उस वक्त एग्जिस्ट कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, मतलब जिस ईयर में तुम्हें वो वापस अमाउंट मिलेगी ना, उस ईयर में तुम्हारी वो टैक्सेबल इनकम बन जाएगी सीधा सी, मतलब तुम जैसे वो प्रॉफिट एंड लॉस लगा के देखो बीजीपीपी की तुम करोगे तो नहीं, लेकिन वो तुम्हारी कौन से हेड के अंदर जाएगी मेरे को ये बताना, कोई इनकम तो बन जाएगी, तुम क्या कौन से चीज? हेड में जाएगी आय, जैसे मान लो तुमने किसी के अगेंस्ट में एक्सपेंडिचर क्लेम कर लिया था या कोई लाइबिलिटी अपनी हम्म सेट ऑफ कर दी थी, तुम्हें मतलब डिडक्शन ले ली थी एक तरीके से, अब मान लो कोई जैसे यहाँ तक था, हम्म यहाँ तक तुम्हारा बिजनेस था, ये मैं टाइमलाइन बनाता हूँ, ये टाइमलाइन है, यहाँ तक तुम्हारा बिजनेस चला था यहाँ तक, ठीक है, अब तुम्हें जो अमाउंट या बेनिफिट रिसीव हुआ यहाँ पे हुआ, तो अब यहाँ तुम्हारा बिजनेस तो एक्सिस्ट कर नहीं रहा, अब तुम जो ये इनकम है यहाँ पे जो तुम्हें मतलब इनकम दिखाओगे कौन साइड में दिखाओगे, आईओएस में, क्योंकि बिजनेस पीजीबीपी तो में ही तुम्हारा है। एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, बिजनेस तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। लेकिन वो प्रीवियस ईयर की तो होगी ना उस टाइम की, जब उसने कौन से डिडक्शन ली प्रीवियस ईयर होगी। की, मतलब मतलब तुम जिस ईयर उसने रेट्रोस्पेक्टिव डिडक्शन इनकम है, क्लेम की होगी। रेट्रोस्पेक्टिव इनकम बनेगी मतलब। हाँ वैसा ही लगा लो कुछ। अच्छा, बाकी नहीं, बिजनेस मतलब ये किसी और को बिजनेस जा रहा है कि बिजनेस खत्म ही हो रहा है? खत्म हो गया था बिजनेस बिजनेस तो, पर पहले बिजनेस का इफेक्ट उसकी वजह से ये हुआ ना इनकम। मेरे को तो हेड बताओ बिजनेस खत्म होने के लास्ट बाद में कौन अगर से हेड में लेके जाओगे कोई इसको। तुम्हारे अब देखो पीजीबीपी कैपिटल, तो उसके देखो बिजनेस के अंदर। कैपिटल गेन आईएचपी पे लेके नहीं जा सकते सैलरी के अंदर, बाकी बचे तुम्हारे पास पीजीपीपी या आईओएस, इन दोनों में से लेके जाओ, बता दो कौन से सेक्शन में लेके उसमें लेके जाओगे हेड के अंदर। पीजीबीपी पीजीबीपी पीजीबीपी, जाना चाहिए। 2 पीजीबीपी, पीजीबीपी 3 पीजीबीपी, एंड अंशिका वाज ऑफ आईओएस, मैंने कब पीजीपीपी कहा में जाएगी आईओएस? इनकम है, नहीं कहा था। हाँ, अंशिका आईओएस आईओएस आईओएस। कब कहा? मैंने पीजीबीपी कहा था। पीजीबीपी कहा था। अच्छा पीजीबीपी कहा था, फिर सॉरी, चलो भैया पीजीबीपी कहा था। अभी अरे नहीं नहीं, मेरे को लगा आईओएस कहा था वैसे, चलो ठीक है पीजीपीपी कहा था तो हाँ, सही है, मेरे को भी पीजीपीपी के आईओएस अंदर लगा जाएगी, उसका। कोई नहीं, चलो पीजीपीपी हेड के अंदर जाएगी, सीधी सी बात है ये, चाहे बिजनेस तुम्हारा एग्जिस्ट कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, क्योंकि तुमने रिडक्शन भी कहाँ क्लेम करी थी, पीजीपीपी हेड के अंदर, अब नहीं वो जो कहा था। इनकम है बनेगी भी तुम्हारी पीजीपीपी हेड के अंदर ही। अब क्योंकि बताऊँ इसका इफेक्ट कहाँ आ सकता है, जैसे आईटीआर फाइल करते हैं ना वहाँ पे मतलब इसका कोई वो हो सकता है, या फिर अगर कोई डिडक्शन क्लेम करनी हो तो पीजीपीपी के साथ जैसे हम कोई सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड पढ़ते हैं कि आईएएस के साथ तो कोई लिमिट ही नहीं है मतलब, और लेकिन पीजीपीपी के साथ हम कई बार वो मैक्सिमम होती है कि हम इतनी कर सकते हैं या इतनी नहीं कर सकते, तो वहाँ पे कई बार आ जाता है, तो इसका प्रोविजन इफेक्ट थोड़ा वहाँ पे आ सकता है कि जैसे अगर हम आईओएस में ना लेके हम पीजीपीपी में जाएगी। आगे सक्सेसर, अब ये मान रहे हैं जैसे बात करें वेयर देयर हैज बीन अमलगमेशन ऑफ अ कंपनी, अनदर कंपनी विल बी द सक्सेसर। अब मान लो कौन क्लेम करेगा ये बता रहे हैं, अगर मान लो कोई अगर बिजनेस या फिर आगे जा रहे हैं या फिर अगर कोई अमलगमेशन हो रहा है, दो कंपनी का मिलके बन रही है या बाइफरकेशन हो रही है कंपनीज की, तो उस केस में बता रहा है कि कौन किसकी इनकम बनेगी। अब ये अब क्या कह रहा है सक्सीडेड बाय अनदर कंपनी, जो नई कंपनी होगी फाइनलाइजेशन उसको मिलेगा,
In any other case, any person is succeeded by any other person in that, any other person will be the successor. मतलब जिसको भी तुम ट्रांसफर करोगे उसको मिल जाएगी, या जिस पर्सन के अपने जाएगी वो. In case of demerger, the success. म्यूट हो गई वापस। भैया को बोलो भैया। ठीक है. हाँ, जैसे अब डीमर्जर के केस में सक्सेसर कौन होगा? जो रिजल्टिंग कंपनी बनेगी डीमर्ज के होके, जो अब एक कंपनी बनेगी, तो सीधी सी बात है उस कंपनी के हेड के अंदर इनकम जाएगी. वो ये बात बता रहा है बस तुम्हें. ये हो गया. अब हम नेक्स्ट चलते हैं बैलेंसिंग चार्ज, सेल ऑफ कैपिटल एसेट यूज फॉर साइंटिफिक एसेट. जैसे हम पढ़ते हैं ना, अगर सेल ऑफ कैपिटल एसेट मतलब जो साइंटिफिक एसेट के अंदर जिसने डिडक्शन क्लेम करी होगी, अब तुम उसको वापस बेचोगे तो जितनी इनकम एज टू कॉस्ट तक तो वो पीजीपी हेड के अंदर जाएगी. ओवर एंड अब कोर्स हो जाएगी कैपिटल गेन के अंदर. तो अब देख लेना पीजीपी हेड के अंदर कितनी जाएगी. मतलब ये वो बात कर रहा है कि जैसे 5 लाख तक पीजीपी हेड के अंदर जाएगी, तो उस किस कंपनी के अंदर जाएगी वो बात कर रहा है. पीजीपी हेड के अंदर जाएगी वो 5 लाख तक, 5 लाख तक, और रिमेनिंग कैपिटल गेन्स में जाएगी. अब रिकवरी ऑफ बैड डेट्स वही था कि जो हमने पढ़ा था कि बैड डेट से जो भी होगी तुम्हारी वो वापस उसी हेड में चली जाएगी. ये हो गया. अब पढ़ते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ डिफंक्ट बिजनेस. डिफंक्ट होता है मतलब जो बिजनेस के अंदर मतलब कोई मतलब प्रॉफिट ऐसा हो ही नहीं रहा, मतलब बिल्कुल खराब हो चुके हैं. जैसे कह सकते हैं जंग लग गया उस बिजनेस के अंदर, मतलब वो ऑपरेट ही नहीं कर पा खोखला रहा. बिजनेस, खोखला हाँ, कह खोखला सकते हो. बिजनेस। हाँ, वो हो गया, मतलब वो ऑपरेट ही नहीं कर पा रहा बिल्कुल ही. in cases where a receipt is deemed to be profit of business under section 41 relating to business that had ceased to exist, business खत्म हो गया था, and there is an unabsorbed loss. मतलब unabsorbed जैसे लॉस आ रहा है तुम्हारा, being a not being a speculation loss. मतलब वही जैसे अगर बात करें जैसे स्पेकुलेशन करते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह, मतलब चेकिंग करनी पड़ती है शेयर मार्केट वाले में कि वो क्या नेचर किस नेचर से कर रहा है स्पेकुलेशन. तो जैसे हमने पढ़ा था स्पेकुलेशन बिजनेस, तो ये वो स्पेकुलेशन लॉस नहीं होना चाहिए. which aroused in the business during the previous year in which it had to exist, cease to exist. मतलब मतलब जब जिस ईयर में वो उसने छोड़ के गया था, उस ईयर में जो इसको लॉस आया होगा उसकी बात कर रहा है. It would be set off against income that is chargeable under this section even after the expiry of 8 years. अब जैसे अब ये देखो, ये वाला पॉइंट ध्यान करके चलना. अब ये बात करें जैसे ऊपर जो हमने पॉइंट्स पढ़े, इस केस में तुम्हारी रिकवरी आ रही है. अब ये कितने साल बाद भी आ सकते हैं, जैसे 5 साल के बाद, तुम्हारी 8 साल के बाद, मतलब बैड डेट से, मतलब उससे तुम्हें पार्टी, मतलब उसने तुम्हें बाय चांस क्या दे दिया कि चलो मैं दे देता हूँ. मतलब होता तो रेयरली मेरे ख्याल से केस है, या फिर अगर मान लो जैसे कोई इनकम टैक्स में केस गया हुआ था पहले वो कोर्ट के अंदर, जैसे कई बार होता है ये चीज, तो चलो ये वाली हो सकती है. जैसे इनकम टैक्स 2002 का केस चल रहा है, अभी तक कोई इसका केस वो ही नहीं आ रहा सामने से. अब तुम्हें बाद में मिलेगी सामने वाली पार्टी से, क्या पता कुछ अमाउंट भी मिल सकती है उस केस में. तो मतलब डिपेंड करता है, मतलब केस टू केस कैसा केस आ रहा है. तो अगर उस केस में बात करें, जैसे अगर तुम्हारी बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए बाद में, केस चलने के बाद तुम केस जीत के, तुम्हें उसे रिसीव होंगे, और उसी ईयर में तुम्हारा लॉस आ रहा था मान लो 2 लाख का, और तुम्हें 8 साल के बाद या फिर 8 साल से कम भी मिला है जो भी अमाउंट, जैसे मान लो 4 लाख रिसीव हो गए, तुम 2 लाख उसमें से सेट ऑफ कर सकते हो. जब बिजनेस तुम्हारा एग्जिस्ट तो कर नहीं रहा होगा, अगर 8 साल के बाद भी तुम इसको एग्जिस्ट कर रहे, मतलब लॉस सेट ऑफ कर सकते हो. ये बात कर रहा है इन केस ऑफ डिफरेंट बिजनेस, कि मान लो जैसे अगर वो मतलब लॉस कैरी मतलब नहीं कर पाया और बाद में अंडर सेक्शन 41 के अंदर इनकम बन रही है उसकी, तो वो सेट ऑफ कर सकता है. किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, थर्ड पॉइंट के अंदर? भैया एक मतलब सेकंड की भैया जो आपने क्या? बोलो बोलो हेलो, अंशिका, बोलो पहले। भैया जो आपने सेकंड वाली एग्जांपल दी थी ना, एक बार रिपीट कर दो इसकी. कौन सी वाली कह रहे हो वो बताओ. सेकंड की वही जो आपने 5 लाख का कहा कि सेल करेगा, पता नहीं. अच्छा, ऊपर सेकंड की वाला ये. इसका. हाँ. अच्छा, ये क्या साइंटिफिक रिसर्च वाला? हम्म. अच्छा अच्छा. जैसे मान लो तुमने 5 लाख की साइंटिफिक एसेट परचेज की थी, तुमने डिडक्शन कितनी क्लेम कर ली होगी? पूरी 5 लाख की. हाँ, 100% मिलती है. तब उसकी वैल्यू हम्म. जीरो बची होगी. 0. हाँ, अब तुम्हारा बिजनेस खत्म होने के बाद मान लो तुम्हारी एसेट थी, तुमने सेल कर दी. हम्म. अब तुम्हारी सेल करी होगी तो तुमने जो रिमेनिंग अमाउंट होगी, जैसे तुम्हारा बिजनेस, अब तुम सेल करोगे बिजनेस को, मतलब उस एसेट को, तो अब तुम्हारी उस एसेट की वैल्यू जीरो है, और उसकी तुम डिडक्शन क्लेम कर चुकी हो. और तुमने वो एसेट परचेज किस लिए की थी, मेरे को ये बताओ. साइंटिफिक रिसर्च के लिए. हाँ, मतलब बिजनेस, अपने बिजनेस में यूज के लिए ली थी, हम्म. मतलब अपने. हाँ हाँ, ठीक है. बिजनेस के लिए. अब तुमने उसको सेल कर दी. हम्म. ठीक है. अब तुमने मतलब ठीक. तुम्हारा पर्पस क्या था तो तुमने डिडक्शन भी 100% क्लेम कर ली,
और तुम्हारा पर्पस था कि तुम बिजनेस में यूज करोगे और तुमने पहले ही सेल कर दी, मतलब एक अब तुमने बिजनेस में यूज करो, बिजनेस खत्म होगा तब जाके बेचो, तब क्योंकि कैपिटल गेन्स वगैरह तो चलो तब होगा जो भी होगा, तब देखा जाएगा वो तो। लेकिन अगर मान लो तुमने पहले ही सेल कर दिया अब इसको, तुम्हारी जो भी इनकम, जैसे तुमने मान लो 4 लाख में सेल कर दी, हमने उस वक्त भी जब ये पढ़ाया था तब मैंने केसेस बनाए थे। अब मान लो तुमने 4 लाख में सेल कर दी इसको, अभी अप टू कोस्ट से नीचे है, तो जितनी भी कोस्ट से नीचे होगी वो पीजीपी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 41। ठीक है। ठीक है। अब जैसे अगर तुमने मान लो 5 लाख में कही तो भी 5 लाख तुम्हारे पीजीपी में जाएंगे, लेकिन जैसे तुमने 5 लाख एक्सीड कही है ना, अब तुम्हारी वो आईएफएस में जो डिफरेंस जाएगा। ओए होए अभी बताया कैपिटल गेन्स में जाएगा, तुमने कैपिटल हाँ एसेट है मतलब तुम्हारी। डिफरेंस ये उधर देखो, जाएगा। ये देखो ठीक क्या है लिख ठीक है, रखा है यहाँ समझ पे, गई। क्या लिख रखा है। हाँ मतलब मेरे ना डिफरेंस की बात कर रही थी ना कि डिफरेंस जाएगा दूसरे हेड में, बाकी इधर पीजीपीपी में आईओएस जाएगा। में, आईओएस में। नहीं नहीं, मतलब कैपिटल गेन्स में जाएगा। मैं डिफरेंस की बात कर रही थी, गलती से मैंने वो आईएफएस हाँ बोल दिया। ओके ओके चलो, बाकी किसी और को कोई डाउट अब। नहीं भाई। नो डाउट ओके। Okay, let's move to next section, section 43A, change in rates of exchange of currency. This section provides where an assessee has acquired any asset from foreign country for the purpose of his business or profession, ठीक है, and due to change thereafter in the exchange rate of two currencies involved, there is increase or decrease in liability expressed in Indian rupees, क्योंकि हम इंडियन में टैक्सेबिलिटी करें तो इंडियन रुपीज में मेजर करेंगे उसको, of the assessee at the time of making payment और मतलब अब देखो पेमेंट करे मतलब फर्स्ट टाइम की बात कर रहा है, जब तुम उसको पेमेंट करोगे अपना, तो पेमेंट करोगे तभी अपनी जैसे बुक्स में वगैरह रिकॉग्नाइज करोगे ना, जैसे उसको डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे तभी करोगे वो तो। एंड द फॉलोइंग वैल्यूज में भी चेंज अकॉर्डिंगली विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज इन लायबिलिटी। मान लो जैसे तुम डॉलर्स में परचेज कर रहे हो या यूरो मतलब कोई फॉरेन करेंसी में परचेज कर रहे हो, अब वो तो फ्लक्चुएट करती रहती है, और जैसे तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि तुम 2 महीने पहले या अमाउंट पे करोगे बाद में करोगे, तो उस वक्त वो डिपेंड करता है एग्रीमेंट पे कि तुमने क्या रेट डिसाइड कर रखा था परचेज के लिए, मतलब पेमेंट के लिए, स्पॉट रेट यूज कर रखा था या फॉरवर्ड रेट यूज कर रखा था। कि मान लो जैसे तुम एग्रीमेंट तुमने मान लिया कि हम इसी डेट की जो इसी डेट पे होगी ना, मैं फिक्स अमाउंट कर दूंगा और प्लस थोड़ा बहुत कमीशन होगा मैं तुम्हें पहले दे दूंगा, फ्लक्चुएशन का जो भी होगा। या ये एग्रीमेंट कर सकते हैं कि मैं तुम्हें बाद में एक जो अमाउंट ऑन द जब मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा उस डेट का रेट ले लूंगा, या फिर जो भी उनके बीच में कोई भी सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ होगा उस केस में जो भी होगा वो हम देख लेंगे। अब मान लो जैसे ये वाला केस है कि मान लो जो ये वाला केस में तो सिंपल हो जाएगा कि जो रेट फिक्स्ड है वो हो जाएगा, लेकिन अगर मान लो इसने फॉरवर्ड रेट कहा था, फॉरवर्ड रेट, अब तो वो चेंज हो सकता है फ्लक्चुएट, जैसे फॉरेन करेंसी का रेट फ्लक्चुएट करते हैं। अब जैसे मान लो ऊपर नीचे चला गया फॉरेन करेंसी, जैसे मान लो 50 की थी, डॉलर $1 50 का था, अब वो चला गया 60 पे। अब तुम मान लो अब तुम्हारी लायबिलिटी अब जैसे वो क्या कहते हैं, अब तुम ज्यादा पेमेंट करोगे, अब इसका कहाँ का इफेक्ट आएगा, अब ये बात कर रहा है क्या कॉस्ट ऑफ एसेट पे आएगा। अब कॉस्ट से तुम्हारा कहाँ जाएगा, इसका इफेक्ट कहाँ आएगा बताओ। डेप्रिसिएशन। इसका करेक्ट, इसका इफेक्ट जाएगा डेप्रिसिएशन के अंदर, मतलब डेप्रिसिएशन तुम ज्यादा क्लेम कर सकते हो। एक बार अब यहाँ पे आ गया नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड। अभी तुम इसकी 100% डिडक्शन लेते हो तो इसका इफेक्ट भी आ जाएगा वहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, डिडक्शन क्लेम करोगे तुम अपनी, अमाउंट ऊपर नीचे जहाँ भी जाएगी वो चेक कर देख ली जाएगी। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय कंपनी और मतलब फैमिली प्लानिंग पे। फैमिली प्लानिंग पे कंपनी को तो अलाउ होता है, कितना अलाउ होता है पता है सबको, अपन ने किया था 10% कुछ था शायद। 10% था। बाकी बताओ, देखते हैं किसको याद है, कौन रिवाइज करता है पीजीपी जो सेशंस हो चुके हैं अभी तक। बताओ, मेरे को तो कुछ और याद आ रहा है। पता नहीं, मुझे शायद 10% कुछ आ रहा है। बताओ बाकी भी बताओ। प्लानिंग एक सेकंड, अमाउंट में था अमाउंट में था 10,000 आई थिंक। 10,000 अमाउंट। ओके, मेरे को दो चीज याद आ रही है, क्या याद आ रही है। मेरे को एक डिडक्शन याद आ रही है और एक वो याद आ रहा है पीजीपी का। क्या याद आ रहा है, चलो मेरे को जो याद आया मैंने एक बार नहीं, वापिस एक बार चेक भी कर लिया, मेरे को तो सही याद आया था, चलो पहली बारी में। बाकी अब तुम बताओ क्या याद आया तुम्हें।
मुझे वही 10% कुछ याद आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं याद। बाकी सबको क्या याद आ रहा मेरे है? को कुछ तो याद आ रहा होगा, राधिका, अरुणा, मुदित, तुम्हें क्या? चलो मुदित ने तो बता दिया एक बार। उसे तो कुछ अमाउंट में याद आ रहा है, कुछ ना कुछ 100% होगी, 50% होगी, कुछ ना कुछ अमाउंट में था बस। तो कुछ भी याद 10K नहीं आ रहा है रिविजन। क्या याद आ रहा है? अच्छा, मुदित को 10 के याद आ रहा है, अरुणा को याद नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ। राधिका तुम्हें क्या याद आ रहा है? क्या ऑप्शन ले रही हो तुम इनमें से? मुझे ये याद है कि जो फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंडिचर होता है उसको हम मतलब कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इन राइट नंबर ऑफ इयर्स तक। ठीक है, करेक्ट, लेकिन कितना मिलता है वो बताओ ना, बात तो वो आ रही है। वो नहीं याद आ रहा। वो होता है 1/5, 5 इक्वल ईयर में नेक्स्ट, मतलब करेक्ट, करंट ईयर में तुमने 1/5 ले ली और नेक्स्ट में फिर 4 इयर्स में लोगे तुम आके, और हाँ रेवेन्यू की 100% मिलती है। अब यहाँ पे क्या बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की, क्योंकि कैपिटल पे इफेक्ट आएगा। रेवेन्यू का तो तुम 100% ले लोगी, और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इफेक्ट आएगा उसका। क्योंकि रेवेन्यू के अंदर मतलब इतना नहीं होता कि रेवेन्यू नॉर्मल ट्रांजेक्शन तुम बाहर फॉरेन करेंसी में करी, चलो वो भी हो सकता है कि मान लो तुम बाहर से कोई ऐसे तुमने एग्रीमेंट कर रखा है, लेकिन फिर भी इसकी बात कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की वो। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट फॉलिंग अंडर सेक्शन 48। चलो 48 सेक्शन के अंदर कौन सा है, याद है किसी को? चलो कैपिटल गेन तुमने कर रखा होगा एक बार तो। सेक्शन 48 किस चीज का है? 48 किया ही नहीं। हाँ, 48 नहीं कर रखा किसी ने वैसे अभी तक कैपिटल गेन्स अपना चैप्टर? करा तो है, सेक्शन याद आ रहा। सेक्शन याद नहीं आ रहा? हाँ अब एक चीज करेक्ट, हम दिखाऊं याद तुम्हें, पता देखो क्या नहीं लिख याद। रखा है आगे, एक चीज देखो। CEO कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात कर रहा है वो, सीधी सी बात है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात कर रहे हो। कैपिटल गेन्स में है फॉर सेक्शन 48, तो कैपिटल गेन्स में है 45 के आगे, तो कैपिटल गेन्स है सेक्शन 54 तक। डेप्रिशिएबल एसेट तो वही होती है, क्या होती है? लैंड होती है ना, नॉन डेप्रिशिएबल। करेक्ट। और भी होती है कुछ? और गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स। 25% appreciation is allowed on intangible assets, goodwill, copyright, trademarks. हाँ मोस्टली वैसे यही होती है, लैंड का केस ही आता है नॉन डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट के अंदर, क्योंकि बाकी के अंदर हम मोस्टली कर सकते हैं, या फिर डिवेंचर्स, नहीं डिवेंचर्स में भी हम, डिवेंचर में क्या करोगे? चलो डेप्ट कैपिटल एसेट, डिवेंचर तुम्हारे बन सकता है कैपिटल एसेट, बताओ। एसेट थोड़ी ना डिबेंचर। हाँ रुको रुको, अच्छा बन सकता है, बट इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। सिर्फ दो में मिलेगा, Indexation कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सॉवरेन इंडेक्स बॉन्ड। उन दोनों में इंडेक्सेशन हाँ। मिलता है, जिसमें नाम भी लिखा रहता है। मैं डिवेंचर्स की बात कर रहा हूँ वैसे अभी। मिलेगा। हाँ मिलेगा, हर्षिका मतलब तुम क्या कैपिटल कह रही एसेट। थी? डिवेंचर्स तुम्हारे कैपिटल एसेट ही नहीं होते? कुछ नहीं भैया। शायद 24 मंथ्स वाले में आते हैं ना, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। नहीं याद है। हाँ, अब देखो तुम्हें 24, देखो 24 मंथ्स में आ रहा है, मतलब कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, और कैपिटल गेन कब अराइज होता है? जब वो कैपिटल एसेट होते हैं, क्योंकि बेसिक कंडीशन यही है कि जब कैपिटल एसेट होंगे तभी कैपिटल गेन निकलेगा, कैपिटल एसेट ही नहीं, कैपिटल गेन ही नहीं निकलना। हम्म चलो, इन चीजों पे इफेक्ट आएगा, मतलब कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन, मतलब इन चीजों पे इफेक्ट आ जाएगा उसका, ठीक है। अब क्या लिख रखा है? होल और एनी पार्ट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एफोरसेड अमाउंट जो भी होगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी अदर पर्सन, मतलब किसी और पर्सन ने या किसी अथॉरिटी ने मीट कर दी, तो तुम उसकी डिडक्शन वगैरह मतलब क्लेम नहीं कर पाओगे इसका बेनिफिट। मान लो किसी और पर्सन ने तुम्हारे बिहाफ पे कर दी है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, तो उसका तुम बेनिफिट नहीं ले पाओगे, कि तुम उसका जो भी तुम्हारा फिक्स होगा, मतलब जो भी होगा वो होगा, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर पाओगे उसको तुम, मतलब एक रेट होगा वो तुम चेक करना पड़ेगा केस, मतलब क्या होता है इसके केस, मतलब डिडक्शन तुम क्लेम नहीं कर पाओगे अपने अंदर एक्स्ट्रा। अब इसके अंदर अब जैसे कोई केस रूलिंग मतलब चेक करनी पड़ सकती है ये प्रॉपर क्या कह रहा है, या फिर इसकी प्रॉपर मीनिंग निकालना होगा, तो इसकी अब डेफिनेशन वगैरह या फिर कई रूलिंग्स है वो प्रॉपर रीड करनी पड़ेंगी हमें, कि वो क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर।
कि मान लो वो जैसे कह रहा है कि अब शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट कह रहा है वो, अब कितनी अमाउंट नहीं मिलेगी, फिक्स्ड अमाउंट की भी नहीं मिलेगी, मतलब वो क्लेम ही नहीं कर पाएगा अगर किसी और पर्सन ने कर दिए, तो मतलब वो चेक करना पड़ेगा कितनी अमाउंट है, वो केस टू केस वेरी कर सकता है वाला। अब बाकी वेयर एसोसिएट एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑथराइज्ड डीलर FEMA के अंदर है, for providing him a specified sum in foreign currency on or after future date, rate of exchange specified है in contract to enable him to meet, or any part of the amount for adjustment in the section shall be computed refer to rate of exchange specified therein। मतलब देखो अब जैसे रेट स्पेसिफाइड हो गया होगा कि इतना होगा तो उसी अकॉर्डिंग वो चार्ज हो जाएगा सीधा सा। तो मैंने पहले कहा था कि जो अगर एग्रीमेंट में लिखी रखे थे ऑथराइज डीलर उसे कोई सामने पर्सन हो तो वो हो जाएगा। चलो ठीक है, इसके अंदर किसी को कोई डाउट? सेक्शन 43A लास्ट वाला पॉइंट क्या था थर्ड? ये वाला, इसके अंदर ये हाँ है जैसे अगर बीजो फेमा के अंदर कोई ऑथराइज डीलर जैसे रजिस्टर्ड होते हैं जो फॉरेन ट्रांजैक्शन वगैरह करवाते रहते हैं, मतलब सेल परचेज ब्रोकर्स हो गए या कोई डीलर्स हो गए, अगर उनके अंदर तुमने एग्रीमेंट डील कर दिया कि फ्यूचर डेट पे तुम्हारी ये रेट यूज होगा, तो तुम जो भी रेट होगा उसके अकॉर्डिंग तुम अपनी एसेट जो भी हमने ऊपर पड़ी उन पे इफेक्ट आ जाएगा वो चीज का। मतलब जो भी एक सीधी सी बात है, मतलब जो भी एग्रीमेंट में लिख रखा होगा ना वो तुम रेट ले लोगी। अगर नेट में अमाउंट बात करूँ, मैं फाइनल मतलब क्रक्स निकालू इसका। हाँ ओके, नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 43B, सर्टेन डिडक्शन ओनली मेड टू एक्चुअल पेमेंट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्या लिख रखा है? द फॉलोइंग क्या होगा? बेस्ड ऑन एक्चुअल पेमेंट, जब भी तुम एक्चुअल पेमेंट करोगे तो हम नीचे पढ़ेंगे एक्चुअल पेमेंट भी कब रिटर्न डेट से पहले भी हो सकते हैं, ऑन और बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सब क्लोज 1। 139 के अंदर जो भी तुम रिटर्न फाइल करोगे 139(1) वाली। अब क्या लिख रखा है? एनी सम पेबल बाय वे ऑफ टैक्स ड्यूटी सेस और एक्चुअल फीस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड अंडर एनी लॉ। मतलब जब भी तुम इसको पे करोगे, मतलब किसी अदर लॉज के अंदर टैक्स ड्यूटी सेस या फीस को, तुम उसका डिडक्शन ले पाओगे। लेकिन इनकम टैक्स का डिडक्शन फिर भी नहीं मिलता इनकम टैक्स पे करने का। जीएसटी का मिल सकता है अगर उस पर आईटीसी नहीं मिल रहा, मतलब अगर नहीं मिल रहा तो आईटीसी उसका तुम ले सकते हो अपना कॉस्ट। अगर वो देखो जीएसटी किस पे नहीं मिल रहा होगा, मोस्टली केसेस होते हैं वो कैपिटल एसेट्स होते हैं कि आपका उन पे ना मिल रहा तो तुम उसका तभी या तो उसके कॉस्ट का पार्ट बन जाता है उस केस में नॉन मोस्टली। अब टैक्स या फिर कोई अदर लॉस के अंदर जैसे पीएफ वगैरह हो गए उनके अंदर तुम उसकी डिडक्शन वगैरह तब लोगे जब तुम एक्चुअल पेमेंट करोगे, उसकी पेमेंट करोगे। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, जैसे इसमें पीएफ ही आ गया। चलो, एनी सम पेबल बाय एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ई प्रोविडेंट फंड और सुपर एनुएशन फंड और ग्रेचुइटी फंड और एनी अदर फंड वेलफेयर। अब इसकी तुम कब करोगे? जब तुम इसकी एक्चुअल पेमेंट करोगे। और जैसे पीएफ की कब होती है? नेक्स्ट मंथ की 14 डेट तक तुम्हें डिपॉजिट करवाना होता है, तो ये वो डेट है। और एक बार जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था कि एक प्रोविजन में कि अगर मान लो तुमने 14 डेट के बाद डिपॉजिट करवाया है तो उसकी डिडक्शन ही नहीं ले पाओगे। अगर तुमने एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट नहीं करवाया, एम्प्लॉयर का नहीं एम्प्लॉय का, ये ध्यान रखना। ये ध्यान रखना कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर तुमने नहीं करवाया तो उसकी डिडक्शन इनकम तुम्हारी बन जाएगी, जैसे हमने ऊपर इनकम में ऊपर ऐड वाला हो जाएगा ना फिर। हाँ, और ये एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है, अब नीचे आते हैं क्या, ये वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, बोनस और कमीशन जब एम्प्लॉयज को मतलब क्या रेंडर पेबल टू एम्प्लॉयज कब मिलेगी? जब तुम उसको पेमेंट करोगे बोनस या कमीशन की। ठीक है, एनी सम पेबल इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जब तुम पे करोगे पीएफआई इनकॉर्पोरेशन को ये तब हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग सिस्टमैटिकली एनबीएफसी को जब तुम पेमेंट करोगे तब हो जाएगा। तुम्हारे लिए ना मतलब ये देख लो एक बार रीड ही कर सकते हो इनका, लेकिन इतना तुम्हारे लिए मेरे ख्याल से रेलेवेंट नहीं है। वो सीधी सी बात दे देगा कि एनबीएफसी को तुमने किया है या इसको किया है, वो तुम्हें मतलब सीधा क्लिक हो जाएगा इस चीज का। बस एक बार रीडिंग मार लेना एक हल्की सी। अब आगे क्या, इंटरेस्ट ऑन शेड्यूल बैंक इनको फिर इंटरेस्ट पेमेंट करके तुमने, ये क्या है? एनी सम पेड बाय एसएससी एज एन एम्प्लॉयर इन लीव ऑफ अर्न्ड लीव ऑफ एम्प्लॉय। मतलब जैसे लीव एनकेशमेंट के प्रोविजन होते हैं या फिर जो ऐसी कई लीव्स होती है कि मतलब तुमको उसके अगेंस्ट पेमेंट करनी होती है, कि मतलब पेड लीव्स होती हैं उसके अगेंस्ट तुम्हें पेमेंट करनी होती है, तुम उसकी डिडक्शन कब ले पाओगे? जब तुम उसकी पेमेंट करोगे। ये हो गया। एनी सम पेबल बाय एसएससी टू द इंडियन रेलवे फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट्स, कि मानो तुम गुड्स आगे अपने पहुंचा रहे हो किसी को, रेलवे यूज कर रहे हो, तो तुम उसका कब लोगे? जब तुम उसका पेमेंट कर दोगे। ये आ गया। अब देखो क्या लिख रखा है, पेड फॉर लीव पर्पस का मतलब उसने क्या। छुट्टी नहीं ली इसलिए पैसा देना पड़ा। हाँ मतलब उसने मतलब लीव यही होती है कि मान लो तो अगर छुट्टी कम ले रहे हो और तुम्हें अलाउड थी, मतलब कई ऐसी लीव्स होती है कि पेड लीव्स,
अगर तुम काम नहीं कर रहे, मतलब कर रहे हो ना उस छुट्टी वाले दिन, तो तुम्हें उसकी वो मिल जाती है अमाउंट। या कई ऐसे न्यूज होती है मतलब छुट्टी के दिन भी तुम्हें पैसे मिल जाते हैं। कई तो ऐसी होती है कि मतलब जैसे तुम काम करोगे, जैसे उस दिन वैसी छुट्टी है, अगर तुम काम करोगे तो तुम्हें पेड अमाउंट मिल जाएगी। कई ऐसी होती है कि तुम छुट्टी मतलब छुट्टी होती है लेकिन उससे तुम्हें अमाउंट मिल जाती है, तो अगर तुम उसकी डिडक्शन कब मिलेगी तो तुम उसको पेमेंट कर दोगे। आगे फॉर पर्पस ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कब लेोगे? इन इंकर्स एंड अबव सम, देखो सारे सम अबव जो भी ऊपर आए थे, पेड बाय द असेसी ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले या फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम आरवाई से, वो भी कब 139(1) के वाली। अब ये बात करें सीधा, मतलब रिटर्न डेट से अगर तुमने पहले कर ली तब तक मिल जाएगा, अगर तुमने नहीं की तो उस ईयर में तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर रिटर्न डेट फाइल करने के बाद किया तो तुम्हें फिर उस ईयर में मिलेगा जब तुमने पेमेंट करी है इसका। ठीक है, ये एग्जांपल, assessee may collect GST from customer during the month of March 21. However, in respect of such collection, he may have to discharge the liability only within say 10th April under the GST law। मतलब GST यार जैसे 1 फाइल करनी होती है 10th डेट तक, हम नेक्स्ट ऑफ जैसे तुमने पढ़ रखा होगा। एक्सप्लेनेशन कवर दिस टाइप ऑफ लाइबिलिटी ऑल्सो, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जीएसटी की टैक्स की लाइबिलिटी होती है, तो उसका तुम बेनिफिट ले सकते हो टैक्स का, लेकिन इनकम टैक्स का नहीं मिलता हमें, डिसअलाउड होता है वो। ये वाला एक सेकंड को, चलो ये वाला करवा देता हूँ। कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट इनटू अ लोन और बोरोइंग और एडवांस पेबल इन एनी अदर मैनर। एक्सप्लेनेशन 3CA(D) clarifies that if any sum payable, जो भी अमाउंट पेबल होगी, एनी सम पेबल बाय एसएससी एज अ इंटरेस्ट ऑन सच लोन और बोरोइंग और एडवांस, मतलब एडवांस पे तुम इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इज कन्वर्टेड इनटू अ, क्या लिख रखा है, इज रेफर टू DEF। DEF में क्या क्या थे? अगर अच्छा तुमने इन बंदों को पेमेंट की जैसे बैंक कोऑपरेटिव, अच्छा ठीक है, क्या लिख रखा है, इज कन्वर्टेड इनटू अ लोन बोरोइंग और एडवांस, द इंटरेस्ट सो कन्वर्टेड and not actually paid shall not be deemed as actual payment and hence would be not allowed reduction। क्लैरिफिकेशन ठीक है, तो वही बात कर रहा है कि जब एक्चुअली पेड अगर तुमने नहीं किए, any sum payable as interest on such loan borrowing or advance refer to, ठीक है, above is converted into a loan or borrowing or advance, is converted into a loan borrowing ही तो थे, लेकिन इसमें क्या बात कर रहा है वो, कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा अच्छा, इंटरेस्ट को अगर तुमने मान लो, अच्छा इंटरेस्ट जो तुमने पेमेंट करना था, अगर तुमने उसी को अगर इंटरेस्ट अमाउंट के तुमने अगर लोन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, लोन या बोरोइंग के अंदर, कि मैं इसको ये भी तुम्हें मेरा लोन हो गया, तो उसकी रिडक्शन कब मिलेगी? इंटरेस्ट को कन्वर्टेड, जो इंटरेस्ट कन्वर्ट हुआ है एंड नॉट एक्चुअली पेड, अगर वो पेड नहीं हुआ, शैल नॉट बी डीम्ड एज एक्चुअल पेमेंट, मतलब पेमेंट उसको मानी नहीं जाएगी, हेंस वुड नॉट बी अलाउड द डिडक्शन। ये मान लो जैसे कि तुमने इंटरेस्ट एलिमेंट को अगर तुमने लोन का मान लिया है, लोन के रूप में कन्वर्ट कर दिया उसको, तो तुम उसकी अगर तुमने पेमेंट नहीं की तभी तुमने लोन बनाया होगा उसका, अगर तुमने पेमेंट ही कर दी तो फिर तुम्हारा लोन ही ना बनता, तुमने पेमेंट ही कर दी फिर तुम डिडक्शन ले सकते थे। ये अब सीधी सी बात ये कर रहा है, समझ आया है किसी को ये वाला? हाँ आ गया, पर है ना इसमें क्या जो मेन अमाउंट है जो पहले मतलब इंटरेस्ट से पहले वाला, उसका डिडक्शन मिल जाएगा अगर पे नहीं किया तो? पेमेंट नहीं किया उसकी कैसे लोगी? मतलब ऐसे होता है ड्यू डेट पे अच्छा करने, हाँ ये होगा नहीं तुमने पहले वाले प्रोविजन, तुमने पहले वाले सेशन में किए, लोन तो। की अगर तुम प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट करते हो उसकी तुम्हें डिडक्शन मिलती है? हाँ प्रिंसिपल अमाउंट पे किया, मिलती है डिडक्शन? हाँ बताओ। मिलेगी ना। अच्छा मिलेगी, बाकी सारे बताना। इंटरेस्ट की लोन किस मिलती लिए है। लिया है? बिजनेस पर्पस के लिए। बिजनेस पर्पस। बताओ, प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट की तुम्हें डिडक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगा, क्या? इंटरेस्ट का ही मिलेगा। चलो सब बाकी सबसे भी पूछ लो, तुमने बता दिया, चलो बाकी सारे बताओ। मुदित ने भी बता दिया, नहीं मुदित ने नहीं मिलेगी। बताया। सिर्फ प्रिंसिपल
मैंने नहीं प्रिंसिपल की बताया। नहीं मिलेगी। क्यों? इंटरेस्ट की तो मिल ही जाएगी, नॉर्मल है वो, लोन की नहीं हाँ मिलेगी। इंटरेस्ट की तो चलो, मैंने इंटरेस्ट का तो मैंने पूछा नहीं, इंटरेस्ट की तो लिख ही रखा है, जब तुम पेमेंट कर दोगे तब तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन अगर तुमने पेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट की बताओ। नहीं मिलेगी। क्यों? वो कॉस्ट क्या? क्यों नहीं मिलेगी? क्या वाइब्रेट हो रहा है ये? एक किसी का फोन है। बताओ। तो बता रही है कि मेरे इतना हो रहा है। मुझे तुम्हारे फोन से आ रही है, बंद करना है वो तुम्हारा। हाँ बताओ सारे, अपना आंसर तो बताओ। साइलेंट करने के मोड में थोड़ा ना कहा था। नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी ये बताओ ना। क्योंकि वो मैंने रीजन प्रिंस बताया हुआ है। कोई चलो हमें तुमने तो सेशन अटेंड नहीं किया, तुम बता दीजिए तो बहुत बढ़िया है। बाकी अंशिका, मुदित, राधिका ने तो सेशन अटेंड किया, मैंने रीजन बता रखा है क्यों नहीं मिलती। कॉस्ट उस पे वो मतलब कॉस्ट होती है, मतलब क्या कॉस्ट होती है? लोन कॉस्ट होती है उसमें ऐड क्या? कैपिटलाइज हो जाता है ना वो। लोन कैपिटलाइज हो जाता है? मैंने ये नहीं कब बोला मतलब कि तुम्हें प्रिंसिपल क्या अमाउंट। एसेट पर, मैंने ये कब बोला कि एसेट परचेज करने के लिए तुमने लोन लिया है? तुमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने के लिए अपने ऑपरेशन के लिए तुमने लोन लिया था, किसके अंदर कैपिटलाइज करोगे? बैलेंस शीट में कैपिटलाइज कर दोगे तुम उसको। बताओ। आपने बता दिया एक बार और। अच्छा, लोन की इसलिए नहीं मिलती क्योंकि लोन जब तुमने लिया था तुमने उसको प्रॉफिट दिखाया था अपना, टैक्सेबिलिटी दिखाई नहीं थी उसकी। नहीं जब तुमने उस अमाउंट के अगेंस्ट तुमने जब टैक्सेबिलिटी मतलब प्रॉफिट ही शो किया, और जब तुम उसकी पेमेंट कर रहे हो तो तुम उसकी डिडक्शन भी लोगे। तुमने प्रॉफिट दिखाया नहीं और तुमने मतलब वाह वाह डबल बेनिफिट लोगे तुम। प्रॉफिट दिखा नहीं रहे बल्कि उस अमाउंट का डिडक्शन लोगे तुम, प्रिंसिपल अमाउंट का। इंटरेस्ट की तो मिल ही जाएगी, उसका तो कोई वो ही नहीं है। लोन की नहीं, क्यों नहीं मिलेगी? अगर तुमने जब लोन लिया था तुमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट किया था कोई अपनी, बताओ। नहीं। तुमने दिखाया था बाय लोन रिसीव्ड और यू आर नहीं टेकन। जब वो नहीं दिखाई तो डिडक्शन किसके अगेंस्ट क्लेम करोगे? रिडक्शन तो उसी के अगेंस्ट होती है ना जिसके अगेंस्ट तुमने मतलब वो शो किया हो। जैसे परचेज भी तभी होती है, परचेज भी तभी दिखाते हैं जब सेल वगैरह होती है, मतलब सेल के अगेंस्ट ही होती है ना, मतलब वो तुम्हारी सेल इनकम होगी, इनकम के अगेंस्ट ही तुम उसके एक्सपेंसेस दिखाते हो सारे, कि मेरे इस इनकम से रिलेटेड क्या क्या एक्सपेंसेस हुए।